हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 9th। इसका चैप्टर हमारा 2 है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? अब इनके बारे में जानेंगे कि जो हम पदार्थ का उपयोग करते हैं क्या वो पदार्थ वाकई में शुद्ध है। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? हम इसको कैसे जान सकते हैं? रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं हैं ये: शुद्ध नमक, शुद्ध घी और शुद्ध दूध। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखा शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना होना, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। अब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। मिश्रण क्या है? अब हम जानेंगे मिश्रण क्या होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आश्वावन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं, अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार: अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के कई मिश्रण के प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप 2.1 कक्षा को आ, ब, स, द समूह में बांटे। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह आ को दे। समूह बा को एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दे। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। समूह स और द को दे। दोनों अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दे। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं: जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.2। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह आ, ब, स और द में बांटे। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक दे। समूह आ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दे। समूह बा को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे। समूह सा को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे। समूह दा को दूध या शाही की कुछ बूंदे दे। छात्रों की कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहे। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और उसके सामने से देखिए क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। अब इस मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर ले। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान ले। क्या छानक पत्र कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा एक विलयन पाते हैं, समूह सा एक निलंबन पाते हैं और समुदाय क्लोराइड विलयन पाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं निस्यंदन छानने की प्रक्रिया। सबसे पहले हमें यहाँ के दिखाओ छना हुआ द्रव्य दिख रहा है परख नली, और ये कांच की छड़े छन्नक पत्र के साथ संलग्न कीप निथरा हुआ द्रव्य, और ये छानक पत्र है यहाँ पर मुड़ा हुआ छानक पत्र, और ये शंकु वाला छानक पत्र। हमको अलग अलग 3 प्रकार के छानक पत्र दिखाई दे रहे हैं। अब हम विलयनों, निलंबनों,
कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखेंगे विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। फिर यहाँ हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव को पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन कर रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रिय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। अब हम देखते हैं वायु गैस का विलयन। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 71% का मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है और वायु में दूसरी गैस से बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm या 10.9 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन की सांद्रता। अब हम जानेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा समूह आ और बा के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.3। दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला दें। जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले तब उसमें 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलेय की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप का पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन पदार्थ का द्रव्यमान, और यहाँ पर उसका इंटू 100 करेंगे। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का आयतन इंटू 100।
विलयन के आयतन, आयतन प्रतिशत, विलय का आयतन और विलयन का आयतन और 100। उदाहरण के एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। जैसे कि हम यहाँ पर इसका हल बता सकते हैं। विलय पदार्थ नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान 320 ग्राम। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान विलय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, मतलब जो हमारा विलय पदार्थ है उसका द्रव्यमान कितना है 40 और जो हमारा विलायक का द्रव्यमान है 320, दोनों को मिलाकर कितना बन गया 360 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो यहाँ पर क्या है 40 और 360 इंटू 100, तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 11.1%। निलंबन क्या है, अब हम जानेंगे निलंबन क्या होता है। क्रियाकलाप 2.2 समूह सा के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव्य में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। अब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। कोलाइडल विलयन क्या है, अब हम देखेंगे कोलाइडल विलयन क्या होता है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह दा के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों को आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते, जैसे कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वह हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल का प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता हुआ देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो वह हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब हम देखते हैं कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। परिक्षिप्त परावस्था, परिक्षेपण प्रकार और उदाहरण। द्रव्य, गैस, एरोसोल, कोहरा, बादल और कुहासा। ठोस, गैस, एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस, द्रव्य, फोम, शेविंग क्रीम, द्रव, इमल्शन, दूध या फेस क्रीम। ठोस, द्रव्य, सोल या मैग्नीशिया मिल्क कीचड़। गैस, ठोस, फोम, रबड़, स्पंज या प्यूमिस। द्रव्य, ठोस, जेल, ये क्या हमारा जेली, पनीर, मक्खन। ठोस और ये क्या है ठोस, सोल, रंगीन रतन, पत्थर या दूध या कांच। हमने यहाँ पर देख लिया है कि परिक्षिप्त परावस्था क्या होती है और प्रक्षेपण का माध्यम क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसके कुछ उदाहरण भी हमने देख लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं टिंडल प्रभाव। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टिंडल प्रभाव दिखाई दे रहा है। कोलाइड के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक
या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त परावस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त परावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव्य, गैस की अवस्था और परिक्षिप्त परावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब मिश्रण के घटकों को पृथक्करण। अब हम देखेंगे जब मिश्रण होता है तो उनके घटकों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम देखते हैं 2.3.1 रंग वाले घटक। डाई को नीला अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 आधा बीकर जल ले, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें, कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता तो तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते। इसे ध्यान से देखें और प्रक्षेपित करें। वाष्प, शाही, वाच गिलास, बीकर और ये जल, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। अब हम देखते हैं, अब उत्तर दे। आपके विचार में वाच गिलास पर किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वाच गिलास पर कोई अवशेष बचा है? क्या आप प्रतिदिन प्रतिपादित करेंगे कि क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में विभिन्न मात्रा में वसा होती है। क्रियाकलाप 2.5 एक परख नली में थोड़ी सी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध ले। अब केंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी हो तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर दें। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम पृथक्करण कैसे करते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रन के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर अब इसे तेजी से घुमाया जाता है, तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर की ओर रह जाते हैं। अनुप्रयोग। जहां प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम में मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में 2 अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं इनको अलग। क्रियाकलाप 2.6 आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल, ऑयल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। किसकी सहायता से? कीप की सहायता से। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल दें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, पृथक्करण कीप, मिट्टी का तेल, जल और स्टॉप कॉर्क, अघुलनशील द्रव का पृथक्करण हो रहा है। यहाँ पर अनुप्रयोग देख सकते हैं हम इसके। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लेंग धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोह शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों को पृथक हो जाते हैं।
हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब हम नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों को जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो, ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियां इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, जो हमारी नेफ्थालीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ के उदाहरण हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा पृथक कपूर तथा नमक का पृथक्करण। यहाँ क्या है, चीनी, मिट्टी की प्याली, कपूर तथा नमक का मिश्रण, और यहाँ पर ठोसीकृत कपूर और ये कपूर की वाष्प, उल्टी रखी हुई क्रीम की और रुई का प्लग। अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, रुई का प्लग दिखाई दे रहा है। क्या काली शाही में डाई एक ही रंग है। क्रियाकलाप 2.7 छानक पत्र की एक पतली परत ले, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच ले। उस रेखा के बीच जल में घुलनशील काली शाही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दे। जार, बीकर या परख नली में जल से उसमें इस छानन कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दे। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे तो सावधानी पूर्वक देखे और अवलोकन लिखे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, छानक पत्र, पेंसिल से खींची रेखा और शाही का निशान, कागज की छड़, कागज की क्लिप, जार, छानक पत्र, शाही का निशान और जल। क्रोमोमेटोग्राफी द्वारा शाही विद्यमान डाई को पृथक्करण कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं, अब उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा। क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया। आपके मत अनुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है। जो शाही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्रिय डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में कोरमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो कि एक ही प्रकार के विलायक के में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकें का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग: डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों के पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में। अब हम देखते हैं यहाँ पर 2 घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.8 आइए हमें एसीटोन जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले, इसमें एक थर्मामीटर लगाइए। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 में व्यवस्थित करें। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या एसीटोन है, यहाँ पर शीतल जल निवेश, और यहाँ पर क्या है, जल संघनक, और ये क्लेप, और यहाँ पर जल निर्गत। यहाँ पर थर्मामीटर लगा देंगे और जल तथा एसीटोन का विलयन, ये क्लेप, और यहाँ पर आसवन फ्लास्क है। 2 घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से पृथक्करण कर रहे हैं। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब हम यहाँ कुछ उत्तर दें। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं, तब आप क्या अवलोकित करते हैं। कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। एसीटोन का क्वथनांक क्या है। दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं क्यों। इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों को क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव्यों को जिनके क्वथनांक का अंतर 25 K से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों को पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि
के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी होती है। यह गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि 2.10 में दर्शाया गया है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 2.10 प्रभाजी आसवन, शुद्ध द्रव घटक, शीतल जल निवेश, जल निर्गत, जल संघनक, कॉर्क, यहाँ पर मिश्रण और आसवन फ्लास्क, प्रभाजी कॉलम, क्लैंप और थर्मामीटर कॉर्क हमको दिखाया गया है। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब हम जानेंगे वायु से गैसों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना। द्रवी वायु प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन -183, ऑर्गन -186 और नाइट्रोजन -196। वायु प्रतिशत आयतन में 20.9, 0.9 और 78.1। वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र हमको यहाँ पर दिखाया गया है। वायु के घटकों का पृथक्करण। अब हम वायु के घटकों का पृथक्करण कैसे होता है। यहाँ पर क्या है, द्रवीय ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन का निर्गत और आर्गन विर्गत, द्रवीय वायु या विस्तारक जेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत, और यहाँ पर शीतल संपीड़न वायु, जल निर्गत, और यहाँ पर देख सकते हैं हम जमा हुआ शीतल जल निवेश, और यहाँ पर हमारा दिखाया गया है गर्म वायु या दबाव में वायु, और यहाँ पर है वायु निवेश या फिर छानक। तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं, वायु के घटकों का पृथक्करण हम यहाँ पर कर रहे हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इसे द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ या धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाई पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, जैसा कि चित्र में 2.12 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है? किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2.9। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम शुद्ध कॉपर सल्फेट ले, जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल ले, अशुद्धियों को छान ले। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जल घर में जल शुद्धि निकाय। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा जल भंडार किया जा रहा है। फिर ठोस पदार्थों को नीचे बैठने के लिए तलहट टैंक, निलंबित अशुद्धियों के लिए तलहट के लिए भार लोडिंग टैंक, बारीक बालू कंकड़, मोटे कंकड़ और जल यानी छानक टैंक में। फिर बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरोनीकरण करते हैं यहाँ पर, और फिर ये हमारे घरों में हमको जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये जल घर में जल की शुद्धि निकाय कर रहे हैं। विलयन को छानक पत्र से ढक दे तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब उत्तर दे। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव्य से क्रिस्टल को पृथक कैसे करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि वह है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती है। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती है।
अब हम देखते हैं कुछ इसके अनुप्रयोग हैं। समुद्री जल द्वारा नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकों का विकास के साथ कहीं पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखा 2.13 चित्र में दर्शाया गया है। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। अब हमें यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब देखते हैं हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, भाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव्य, लेकिन इनके रासायनिक गुण धर्म भिन्न है। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? हमें यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? अब हम जानेंगे शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लोरेंट लावाइजिए सन 1743 से सन 1794 में सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रिय दिए हुए निम्न गुण धर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है। ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है और इनके तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध होती है। इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। सोना, चांदी, तांबा तथा लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के कुछ उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रिय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंग की होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 के कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्थान ले लेते हैं। अब हम देखेंगे यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? इसके लिए हमें क्रियाकलाप 2.10 करते हैं। कक्षा को 2 समूह में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर का एक चीनी मिट्टी की प्याली में दे। समूह 1 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस
पीसकर मिलाएं। समूह 2 लोहे के चूर्ण को सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है या नहीं होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं, कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इन क्रियाकलाप के लिए अध्यापक या निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकनों को नोट करें। अब उत्तर दें। क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन या रंगहीन गंधहीन ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्नों और गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 के द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ क्या है? लोहा तथा सल्फर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण और यौगिक क्या होते हैं? मिश्रण यौगिक तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। नए पदार्थ के गुणधर्मों को पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमें यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों की पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षिप्त में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हमारे पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ और उनका मिश्रण। यहाँ पर तत्व, यौगिक, समांगी और विषमांगी सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर तत्व का कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन और पारा। उदाहरण के लिए यहाँ पर यौगिक का जल, मीथेन, चीनी और नमक। अब हम देखते हैं समांगी यानी समान संगठक, विषमांगी यानी असमान संगठन। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर तथा एल्कोहल। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा लकड़ी, रक्त, तेल तथा जल इत्यादि। ये क्या असमांगी विषमांगी मिश्रण है। अब आपने इसमें क्या सीखा? इस चैप्टर में मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों को पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके कई इकाई आयतन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है।
कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलय कणों को परिक्षिप्त परावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह वितरित रहते हैं उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उनमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व या यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।